नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर भले ही खतरनाक हो, लेकिन अगर हम और आप तैयार हैं तो इस वायरस पर आसानी से वार किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम बेपरवाह और समाज लापरवाह हो जाए तो इंसानियत पर खतरा हो जाता है। सरकार और समाज की लापरवाही के चलते ऐसे ही खतरे से आज देश की जंग चल रही है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के आगे सिस्टम जवाब देने लगा है। ऐसे में जरूरत है बड़ी तैयारी की, तैयारी जीत की, तैयारी हिम्मत और हौसले की, तैयारी एहतियात बरतने की, जागरूकता फैलाने की। लेकिन ये तैयारी होगी कैसे? कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी, ये बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज से इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है। और इस खास कार्यक्रम में उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जगत की हस्तियां बताएंगी कोरोना से जंग का प्लान। तो आइए शुरू करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यह खास कार्यक्रम। रसोमा लैबोरेटरीज प्रेजेंट्स हैं तैयार हम। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मैट्स यूनिवर्सिटी के चांसलर गजराज पगारिया जी। गजराज पगारिया जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। गजराज जी, हमारा ये प्रोग्राम है तैयार हम उन तैयारियों के बारे में जिक्र करेंगे, आपके योगदान के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बदलाव पूछना चाहूंगी आपसे। एक निजी यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में आपने क्या बदलाव महसूस किए पिछले 1.5 साल से? कोविड सिचुएशन से पूरा देश आज जूझ रहा है, बहुत बड़े बड़े बदलाव आए, कुछ अप एंड डाउन्स आए। किस तरह से आप देखते हैं इन बदलावों को? देखिए, इस पूरी महामारी काल में जी बहुत से क्षेत्र प्रभावित हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हुआ। जी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कैंपस में आने की अनुमति नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी के उपयोग से वो शिक्षा से बच्चे जुड़े जरूर हैं, लेकिन जो कैंपस में आके पढ़ाई का उनको लाभ मिलता था, वो लाभ ऑनलाइन एजुकेशन में उनके बाकी जिंदगी के दूसरे आयामों में मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आज जो सुविधाएं उपलब्ध है उससे एजुकेशन को बहुत हद तक संभाला गया है। और ये जो आपदा है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार किसी न किसी तरह से बच्चों को शिक्षित करते रहें। जी, किस तरह की चुनौतियां फिलहाल नजर आती है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या चुनौतियां हैं? छोटे छोटे स्कूल्स की भी हम बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। बड़े फैंसी स्कूल्स में बहुत चुनौतियां हैं, अभिभावक परेशान हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज की अपनी अलग चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों के बारे में बताएं। देखिए, छोटे स्कूल की जो बात कर रहे हैं, जो छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जी, उनका तो बचपन एक तरह से इस आपदा में खोसा गया है। बिल्कुल। उनको स्कूल जाके जो एक अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिलता था बच्चों के बीच में खेलने से कूदने से, वो उन सारी चीजों से वंचित हो गए हैं और अपने घर में ही कैद होकर रह गए हैं। माता पिता भी चिंतित रहते हैं इस महामारी में बच्चों को अपने से दूर कैसे भेजें, इसलिए वो कैंपस तो जाने का सवाल ही नहीं, बाहर भी कहीं खेल के मैदान में नहीं जा पा रहे हैं। तो बच्चों का जो एक सर्वांगीण विकास जिस तरीके से होता था वो उस पर विराम लग गया है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर पा रहे हैं वो लोग शिक्षा से जुड़े जरूर हैं, लेकिन वो थ्योरिकल सब्जेक्ट में ही बढ़ पा रहे हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की उतनी अच्छी तरह से उनको जो रिजल्ट आने चाहिए या जो चीजें जाननी चाहिए वो ग्राफिक के माध्यम से भले ही जान ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो व्यक्तिगत तौर पे किया जाए उसमें और इसमें बड़ा भारी अंतर है। एक तरह से ये खाना पूर्ति जरूर हो रही है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए या जो सही मायने में उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी इतनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बावजूद भी दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और एक ये कमी तो हो भी रही है, व्यक्तिगत मेल मुलाकात की कमी है, लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करने की कमी है, जो बहुत ज्यादा एक गैप आ गया है और घरों में रह के जो एकाकीपन आ गया है वो बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है।
बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उनके बीच सवाल यही है, चिंता भी ये बहुत बड़ी है कि आखिर ये स्थितियां ठीक कैसे होंगी, कब वो एक समान रूप से पेपर देने जा सकेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ सकेंगे, या फिर एग्जाम सेंटर्स में बैठ सकेंगे, या फिर अपने स्कूल के क्लासेस के अंदर बैठ सकेंगे, सभी उसी माहौल के साथ जैसा माहौल पहले था वैसी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकेंगे। इसमें बहुत शायद समय लग सकता है, हो सकता है कि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद शायद ये स्थिति या फिर शायद ये तस्वीरें हमें फिर देखने को मिले। इसका सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स। जी, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि इसका एकमात्र हल जो अभी इन परिस्थितियों में दिखता है कि वैक्सीनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और वैक्सीनेशन होने के पश्चात ही शायद स्थिति सामान्य होने की एक संभावना दिखती है। जी। बाकी तो सावधानियां जिस तरीके से रख रहे हैं, उन सावधानियों में एजुकेशन सेक्टर में वापस से कैंपस खोलना संभव नहीं है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो अगर 70% से ज्यादा हिंदुस्तान में हो जाए, उसके बाद ही शायद सब चीजें सामान्य होगी और एजुकेशन सेक्टर वापस अपने पुराने रूप में लौट आ पाएगा। जी, एक शिक्षाविद के रूप में भी आपको हम जानते हैं, समाज सेवा भी, और साथ ही पूर्व महापौर के रूप में भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं। उन अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। हालांकि अभी तो सिचुएशंस ऐसी हैं कि हर क्षेत्र में अगर आप थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे, हमारी भी यही उम्मीद है कि सभी आगे आए, बढ़ चढ़कर अभी सभी योगदान करें ताकि मानवता को सहारा मिल सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत परेशान हैं इस वक्त, लेकिन एक समाजसेवी के तौर पर, पर्यावरणविद के तौर पर, साथ ही आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने निजी संस्थान खोलने की ठानी थी, 2006 में स्थापना की। बहुत अच्छी बात है कि निजी यूनिवर्सिटी का संचालन एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी के रूप में अब हम देखते हैं, लेकिन इसके तरीके से या फिर इस दिशा में काम करना बहुत बड़ी समाज सेवा है कि शिक्षक सभी को प्रदान की जाए। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं कि इसमें नॉर्मल होना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसी स्थितियां नॉर्मल होती हैं उसके बाद की क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, ये बहुत बड़ी आपदा है जी। हम लोग जिस उम्र में हैं, शायद हमने भी अपनी उम्र में, इस उम्र के इस पड़ाव में पहली बार इस तरह की आपदा का सामना किया है। और इसमें सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन इसको एक तरीके से पूरी जन भागीदारी के साथ सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी जो काम करने की क्षमता है, जिसकी जो काम करने की ताकत है, जो जिस तरीके से सेवा कर सकता है, जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी हो, चाहे आदमी अपने श्रम से या लोगों को मोटिवेट करके या अपने धन से या अपने हुनर से, जिस तरीके से भी समाज की और जो लोग आपदा से पीड़ित हैं उनकी सेवा कर सके, इसको एक जन जागरण अभियान जैसा बनाना पड़ेगा और हर आदमी को अपनी भागीदारी इसमें करनी पड़ेगी। तभी जाके इसकी जो तकलीफें हैं, इसकी जो इस बीमारी की या इस आपदा की जो नुकसान समाज को हुआ है, जो देश को नुकसान हो रहा है, जो क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, या लोगों के घरों में जिस तरीके से ये इसकी तकलीफें हो रही है, इससे निपटने के लिए एक पूरा जन आंदोलन, जिस तरीके से युद्ध के समय में सारे लोग राष्ट्रीय भावना के साथ एक होके संगठित होते हैं, वैसे ही और बहुत सी समाजसेवी संस्थाएं, हमारा एक हिंदुस्तान का कल्चर है, बहुत सी समाजसेवी संस्थाएं इसमें काम कर रही है। बहुत सी जगह सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कोविड सेंटर का संचालन किया जा रहा है, बहुत से लोगों को राशन दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी एक बहुत अच्छा फैसला लिया जिसमें राशन 2 महीने का सबके घर में दिया जाएगा एडवांस में, फ्री में, और 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन करने का निर्णय भी यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी, जो बड़े संवेदना के साथ में इस पूरी महामारी का सामना कर रहे हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन फ्री में किया जाएगा। तो इन सब जो सरकारी योजनाएं जनहितकारी है या जो निजी क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं, जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, इसको एक अभियान के जैसे, जिसका जैसा योगदान है, जो जैसा योगदान कर सकता है, वैसा मिलकर अगर लोग करेंगे, तब कहीं जाके इसमें जो पीड़ित हैं, जो इसमें तकलीफ पा रहे हैं, जो लोगों को नुकसान हुआ है, अपने परिवार के सदस्यों को खोने का नुकसान हुआ है, उनकी मदद सब मिलके एक बड़े संगठित तौर पे काम करेंगे, तभी संभव। जी, 2 बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगी। पहला तो ये कि ग्रामीण विकास के लिए भी कार्य आपने किया है, और दूसरा विकास खिलाड़ियों के लिए। ग्रामीण विकास के लिए हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि मैथ्स यूनिवर्सिटी में
जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको भी समय समय पर आयोजित किया जाता है। कोरोना का काल है, हम सभी जानते हैं कि किसी प्रकार का अब आयोजन अब ये नहीं पता कब तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जब ये हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा खतरा टल जाएगा तब ऐसे आयोजन फिर से हो सकते हैं। लेकिन अभी खिलाड़ियों का या फिर जो दूसरे एक्टिविटीज हैं उसमें स्टूडेंट्स का बड़ा नुकसान हो रहा है, उनके लिए किस तरह के कदम उठाने की प्लानिंग है? देखिए, ये समय तो ऐसा है जहाँ पे कोई भी चीज जो है वो संगठित होकर मैदान पे आके करने का माहौल या वातावरण अभी नहीं है जी। अभी पिछले 1-1.5 महीने में जब स्थितियां कुछ सामान्य लग रही थी तब इस तरह की थोड़ी थोड़ी गतिविधियां प्रारंभ हुई थी और हम लोगों को उम्मीद थी कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अचानक ही सारी स्थितियों में गड़बड़ हुई और लगातार बिगड़ती चली गई। लेकिन इस जब महामारी पे हम लोग होप करते हैं जल्दी से जल्दी काबू हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो पिछले 1-1.5 साल में खेल के क्षेत्र में या बाकी और सामाजिक क्षेत्रों में नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए सतत रूप से कार्यक्रम चला के एक अच्छा कोई प्रोग्राम बना के हम लोग इसको वापस से इस हुए नुकसान को भरपाई करने का प्रयास करेंगे। जी, ना सिर्फ खिलाड़ी या फिर ना सिर्फ दूसरी एक्टिविटीज में बल्कि कई क्षेत्रों की कई ऐसी बातें हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। क्या कोई सुझाव आपकी तरफ से सरकार को और सरकार के कार्य से क्या संतुष्ट हैं? साथ ही छत्तीसगढ़ के अंदर की हम बात करें तो यहाँ पर जो कदम उठाए जा रहे हैं और जो संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है उसमें क्या कदम और उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार बहुत अच्छी तरह से इस परिस्थिति को हैंडल कर रही है जी। जिनके जिम्मे में जो जो कार्य हैं या जो लोग जिस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो सफाई कामगार हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो या जो राजनेता हैं जी, ये सारे लोग अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इतने विकराल रूप में भी महामारी का जो भय और जो नुकसान दिखना चाहिए था वो यहाँ पे काफी कंट्रोल है, सब चीजें समय पे उपलब्ध है और जो लगातार एक देश के बाकी हिस्सों में हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी दिख रही है या जिस तरीके से दवाइयों की कालाबाजारी की बात दिख रही है, लेकिन हमारे यहाँ का जो शासन प्रशासन है और जिस तरीके से हमारे राजनेता खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री वगैरह जो कार्य कर रहे हैं तो परिस्थितियां काफी कंट्रोल में है और एक पहली बार सरकार का ऐसा चेहरा है जो लोगों की भावनाओं को समझ के संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि क्या इसमें पैसे लगेंगे, किस तरीके से इस कार्य को किया जाएगा। हर तरह से जो भी सुविधा जनता के लिए हो सकती है, जैसे भी जिस स्तर पे हो सकती है, पैसे की कोई कमी ना देखते हुए सारी सुविधाएं, सारा साधन, शासन ने अपना सारा साधन इस महामारी से निपटने के लिए झोंक दिया है। एक इनकी संवेदनशीलता, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है, ये बहुत बड़ी राहत की बात हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। और ये इतनी महामारी विकराल होने के बावजूद भी देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी लग रही है, जबकि आप देखिए परसेंटेज वाइज यहाँ मरीज बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कैजुअलिटी है या जो लोगों को नुकसान दिखता है वो यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है अपनी मीटिंग में कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प आप रखें, लेकिन अब लॉकडाउन की आवश्यकता भी कुछ क्षेत्रों में है। जैसे कि हम रायपुर की ही बात कर लें तो रायपुर में 5 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। क्या लॉकडाउन आपको इस समस्या का समाधान लगता है या फिर ये टेम्पररी व्यवस्था हो सकती है? देखिए, इस संक्रमण की चेन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो पाबंदियां लगाई जाना आवश्यक है जी, लेकिन जन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए किन चीजों को छूट दी जानी है, जैसे मेडिकल को छूट दी गई है जी, सब्जी वालों को, फल वालों को, छोटे व्यापार करने वालों को छूट दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके रोजगार के लिए मनरेगा के कार्य चल रहे हैं, उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं उनको छूट दी गई है। तो ये सब के आवश्यकताओं को और जरूरतों को देखते हुए और संक्रमण को कैसे रोका जाए इसके ऊपर काफी विचार विमर्श करने के बाद इस तरीके के निर्णय लिए गए हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जिस दिन से लॉकडाउन लगा था और आज जो संक्रमण की स्थिति है वो काफी ज्यादा कंट्रोल में है और उम्मीद की जाती है कि जैसे 5 मई तक का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का और अगर लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो उससे उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख के आते आते जो संक्रमण का ये फैलाव दिख रहा था ये एक तरीके से टूटेगा, इसकी चेन टूटेगी और सकारात्मक परिणाम आने चालू होंगे, ऐसा उम्मीद है।
बिल्कुल। एक जरूर मारामारी और देखने को मिल रही है सभी क्षेत्रों में, सिर्फ एक प्रदेश में नहीं बल्कि सभी राज्यों में लगभग। ऑक्सीजन की मारामारी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जन जागरूकता कम है, जानकारी का अभाव है, शायद इसलिए सभी लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे होते हैं और उस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसकी उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। और शायद यही वजह है कि पैनिक, अभी जो स्थितियां हैं वो पैनिक मोड में चली गई है। उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिसके परिवार में कोई व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता है जी, और जब उसको अस्पताल ले जाके डॉक्टर की जो सलाह होती है जी, उसके आधार पर व्यक्ति कुछ भी उसके लिए करने को तैयार रहता है। और लोगों को क्योंकि इसका कोई इस बीमारी का कोई प्रूवन इलाज कभी तक मेडिकल साइंस में लोगों को समझ में नहीं आया है, तो जो भी सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है या जो किसी एक मरीज की उसकी दवाई का असर उसके ऊपर दिखता है, उससे उसको लाभ होता है, जैसे रेमडेसिविर की बात हम करते हैं, उसका कुछ मरीजों पे अच्छा लाभ, उसके सकारात्मक परिणाम आए, तो ये दिखने लगा कि भाई जिसको हो गया कोविड उसको एक प्रिकॉशन के तौर पे लगाई दिया जाए ताकि आगे उसको तकलीफ ना हो। और जितनी उसकी सप्लाई थी उससे ज्यादा डिमांड हो गई, इसलिए कुछ समय के लिए इसके लिए पैनिक की स्थिति बनी। लेकिन कल ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रयास करके लगातार 2-3 खेप में पहले भी 5-7 हजार इंजेक्शन आए, कल 15,000 इंजेक्शन आए, और ये सारे जो हैं वो डायरेक्ट अस्पतालों को दिए जा रहे हैं, जहां पे जैसी जरूरत है उसको उसी हिसाब से अलॉट किया जा रहा है, और इसके ऊपर सतत सरकार की निगरानी है, जिसके कारण इसकी कालाबाजारी होने की संभावना बिल्कुल जीरो है। तो ये जो स्थितियां दिख रही थी वो काफी अब कंट्रोल में दिख रही है, और अब तो WHO ने और बाकी लोगों ने भी कुछ इसके वैकल्पिक मेडिसिन की और सलाह दी है, जिसके कारण जहां एक रेमडेसिविर था वहां 2-3 और दवाइयां उपलब्ध हो गई है इसी कैटेगरी में। तो निश्चित रूप से जो ये पैनिक की सिचुएशन है ये कम होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि सरकार की बड़ी संवेदनशीलता दिख रही है और पूरी तरह से स्थितियों पे नजर रख के निर्णय तत्काल लिए जा रहे हैं। उन निर्णय को टालने का या उस निर्णय को विलंबित करने का कार्य नहीं हो रहा है। जहां जैसी जरूरत है उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो रहा है। पूरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा है, इसलिए छत्तीसगढ़ में ये नुकसान कम देखने को मिल रहा है। और ऑक्सीजन की जो बात है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट भी काफी ज्यादा है। स्टील इंडस्ट्री होने के कारण ऑक्सीजन की पहले से ही यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी, और उनका औद्योगिक उपयोग रोक के सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए उपयोग हो रहा है। तो इसकी यहाँ पे ना अभी कमी महसूस हो रही है, ना मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के मुकाबले हो पाएगी। बिल्कुल। अब हम एक बार उन इलाकों की बात कर लेते हैं गजराज जी, जो कि बहुत दूर है, सुदूर इलाके, नक्सली बाहुल क्षेत्र और दूसरे छोटे क्षेत्र जहां पर मेडिकल की सुविधाएं भी कम पहुंच पाती हैं, शिक्षा की सुविधाएं भी कम पहुंच पाती हैं, लेकिन वहां से भी चलकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं बच्चे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि आप अपने गांव के नेता बने, आप अपने गांव का प्रतिनिधित्व करें, आप अपने गांव में कोरोना को नहीं पहुंचने दें, क्योंकि अगर एक बार गांव में कोरोना पहुंच गया, हालांकि पहुंचा ही होगा, लेकिन वहां पर स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल में अभी नजर आती हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर सुदूर इलाकों में कोरोना बहुत ज्यादा संक्रमण अपना फैला देता है, तो फिर वहां पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां से अस्पताल तक चलकर आना, अच्छा इलाज मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कार्य किया है, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण आदिवासी इलाके हैं जी, वहाँ पे तो आदिवासी जो रहते हैं वो वैसे भी दूर दूर रहते हैं, ज्यादा सघन बस्तियों में नहीं रहते हैं जी, और वो काफी पर्यावरण को संरक्षित करके बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत ही सफाई के साथ रहते हैं। तो उन इलाकों में तो कोरोना का प्रभाव या फैलाव बहुत कम हुआ है, लेकिन जो शहर से लगे हुए गाँव हैं वहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पंचायतें और जनप्रतिनिधि वहाँ पे जागरूक हैं, प्रशासन भी जागरूक है, तो निश्चित रूप से वहीं पे क्षेत्रीय स्तर पे उनके लिए कोविड सेंटर बना के, पंचायत भवनों का इस्तेमाल करके उनकी प्रारंभिक जो चिकित्सा है उसका इंतजाम किया गया है। एक पूरी की पूरी जो मेडिकल की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए उसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से और भी माध्यम से सबको मिल रही है। तो जो एक जागरूकता गांव-गांव में आनी चाहिए, वो जागरूकता तो आ गई है, और उससे लोग अपना बचाव करने की पूरी तैयारी के साथ सक्षम तरीके से कार्य में लगे। जी,
वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है गांव की महिलाओं को, पुरुषों को यह समझाना कि आप वैक्सीन लगवाइए। कुछ तस्वीरें भी कुछ दिन पहले आपने देखी होंगी कि कुछ गांव में जब मेडिकल टीम पहुंची और वैक्सीनेशन करवाने के लिए उनको कहा गया तो वो हमला करती हुई वहां की महिलाएं नजर आई, डंडा लेकर खड़ी हुई थी कि यहां पर अगर आप आए तो हम हमला कर देंगे आपके ऊपर, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनको जागरूक करना, वैक्सीन उनको लगाना बहुत मुश्किल है। वहां से मेडिकल की टीम वापस लौट गई, उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। ये एक बड़ी चुनौती भी है अभी भी। इस शुरुआती समय में तो जो आप बात बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक थी। लोगों को वैक्सीन के प्रति एक भय था, पता नहीं इससे कुछ लगाने से नुकसान हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय में जिन लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है जी, और उनके अंदर जो संक्रमण नहीं हुआ, 99% से ज्यादा लोग उससे सुरक्षित हुए। 0.02% ही वैक्सीन लगने के बाद लोगों को इस महामारी का नुकसान हुआ जी। तो इतना अच्छा परिणाम, जहां 99.98% अगर इसका सकारात्मक परिणाम दिख रहा है और इसकी पब्लिसिटी भी लगातार हो रही है और लोग देख भी रहे हैं, और लोगों के पास अब एकमात्र विकल्प इस बीमारी से बचने का या इसकी बीमारी के भय से बचने का एकमात्र विकल्प सिर्फ वैक्सीन ही दिख रहा है, जो कि पूरी दुनिया में प्रूव हुआ है जी। अब लोगों का विश्वास इसके प्रति बढ़ा है। जो शुरुआती समय में इसके लेके भ्रांतियां थी या जो लोगों को मन में एक तरह के सवाल थे कि इसको लगाने से शायद कुछ नुकसान हो सकता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जो इसके सकारात्मक परिणाम वैक्सीन के आए हैं और जिस तरीके से सरकारों ने भी इसके पब्लिसिटी की है और इस भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया है, तो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में जब 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन होगा, उस समय लोग स्वप्रेरित होकर बड़े उत्साह के साथ आगे आके इस वैक्सीन को लगवाएंगे। और ये जो गलतियां पहले हुई है या जो इस तरह की कुछ 1-2 घटनाएं देखने को मिली है, वैसी शायद परिस्थितियां आगे देखने को ना। बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है। और आपने जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया है, हम चाहते हैं कि ये काम आपका बदस्तूर जारी रहे और लोगों को लाभ मिलता रहे। साथ ही कोरोना संकट काल में समाज सेवा में आपके विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपको सम्मानित करता है।